निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं, खुद अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। ये है अनिल विज। रात तेरी नहीं रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वही पाएगा। कोई कुछ भी कहे और अनिल विज चुप रहे, ये सलीका जाने आपको कब आएगा। तो राहुल गांधी पर इतना फोकस आप क्यों करते हैं? संघ से आपका नाता रहा, 6 साल के लिए आपको निष्कासित कर दिया गया, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। आपकी ये बात रही कि वो आपसे काफ़ी जूनियर हैं, आप उनके नीचे काम नहीं करेंगे। आपकी छवि एकदम निखालस ईमानदार नेता की है, जिसको नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे की ज़रूरत नहीं है। आपके जो बयानात हैं वही आपको नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। कि आज एनर्जी डाउन मुझे दोनों की लग रही है, आपकी भी लग रही है, मेरे को भी लग रही है। तो क्या मतलब सेहत ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ, फिट टू फाइट। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। ये है चक्रव्यूह, मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और ख़ास तौर पर चक्रव्यूह शो में एक बार फिर आपका कई साल के बाद चक्रव्यूह के घेरे में बहुत बहुत स्वागत है। अनिल विज साहब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हरियाणा के परिवहन विभाग देखते हैं। कैसी चल रही है हरियाणा की गाड़ी? हरियाणा की गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है देश को, देश में सारी भाजपा सरकारें बहुत बढ़िया चल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और मोदी जी के जो सपने हैं देश को आगे ले जाने के, 2047 तक विकसित भारत बनाने के, उस दिशा में तेज़ी से अपने कदम बढ़ा रही है। तो ये जो 2047 में का लक्ष्य रखा है, जाहिर है कि अभी बहुत साल बाकी हैं, तो इतना जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आता है? कि मतलब क्या कोई हम पटा लिखवा के आए हैं कि 2047 तक हम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं? देखिए, जो कदमों के निशान बना दिए जाएंगे उनको कोई मिटा नहीं सकेगा, और जिस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं, अब सभी योजनाएं इस बात को सामने रखकर बनाई जा रही हैं। मुझे तो कई बार मैं सोचता हूँ कि मोदी जी से पहले कई प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कभी क्यों नहीं सोचा? अगर देश के पहले प्रधानमंत्री ने सोचा होता तो हम भी दूसरे देशों की तरह, जो हमारे से बाद में आज़ाद हुए, आज विकसित देश होते। हम आज भी विकासशील हैं, आज भी हम सड़कें बनाने के लिए विचार करते हैं, आज भी नालियां बनाने के लिए विचार करते हैं, सीवरेज देने के लिए विचार करते हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए हम सोच रहे हैं। अगर किसी ने रास्ता तय करना होता है और एक बार जो मंजिल है वो तय हो जाए तो फिर रास्ते मुश्किल नहीं होते। अब तीसरा टर्म चल रहा है मोदी सरकार का, तीसरा टर्म चल रहा है भाजपा में हरियाणा की सरकार का। 11 साल से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अभी भी बात बात पे जब कोई भी सवाल उठाया जाता है तो हम नेहरू को कोसने लगते हैं, कांग्रेस की सरकारों को कोसने लगते हैं। तो ये सिलसिला ये कब तक चलेगा? अरे ये देखिए, ये बताया तो जाएगा है ना जी, कि अगर ये चीज़ें 50 साल 70 साल पहले कर ली जाती तो आज हम कहाँ होते हैं? बताया तो जाएगा ही। और अगर उन्होंने नहीं किया तो वो कहा तो जाएगा ही। लिखा हुआ इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, कि जो लिखा गया है कि दे हैव नॉट डन। 50 साल तक इन्होंने राज किया, एक छत्र राज किया देश में। आज हम कहाँ थे, कहाँ हैं? ये तो मोदी जी ने आकर जो विकास का पहिया था उसको तेज़ी से घुमा दिया,
और इतनी तेज़ी से घुमा दिया है कि अब ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये पहिया तो घूम रहा है, साथ ही साथ जब भी मैं अखबार खोलता हूँ या टीवी देखता हूँ तो जो राष्ट्रीय खबर हैं उसमें कहीं ना कहीं अनिल विज ज़रूर होते हैं और फोकस आपका रहता है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी कभी ट्रेन में बैठते हैं तब आप उनको पप्पू बता देते हो। अभी भी एक बयान दिया जब वो संसद में बाहर वोटों की चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब आपकी टिप्पणी आती है। तो राहुल गांधी पर इतना फोकस आप क्यों करते हैं? देखिए, अब जो हमारी विपक्षी पार्टी है उसके मुखिया राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी पे ही बात कही जाएगी। और जो प्रश्न उठ रहे हैं और जो प्रश्न हमारे से पूछे जाते हैं, जवाब तो उनके दिया जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे से प्रश्न तो पूछा जाए राहुल गांधी का और मैं जवाब दूं नरसिम्हा राव का, ये तो नहीं हो सकता ना जी। तो इसलिए जो प्रश्न पूछा जाता है, हमारे से प्रश्न ही अक्सर ये पूछे जाते हैं कि जो विपक्ष मुद्दे उठाता है वही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम उन्हीं का जवाब देते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहें तो राहुल गांधी में क्या एक आधी खूबी भी आपको नहीं दिखाई देती है? नहीं, देखिए ऐसा है, अब जो कुछ वो कर रहे हैं, अब जो आज के परिदृश्य में हो रहा है, जो वो वोटों का मसला उठा रहे हैं आजकल, तो वो सबको नज़र आता है कि ये जो लगातार इनकी हार हो रही है, लोकसभा में हार हुई, विधानसभाओं में हार हुई, उसका मातम मना रहे हैं, उस पर आलाप कर रहे हैं, तो कहा तो जाएगा ना जी। विपक्ष अगर सवाल पूछता है, विपक्ष अगर प्रदर्शन करता है तो उसको आप मातम का नाम देते हैं, क्यों? मुद्दों की बात होती है, मुद्दा नहीं है ये? मुद्दा आप बताइए। अब जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप पेश करें, आप लिख के दें, आप क्यों नहीं लिख के देते? अगर आप इतने ही, हर आदमी को राइट है बात उठाने का, पर बात उठाने का फिर बेसिस भी तो होना चाहिए ना। आप बताओ, जवाब दो आप। ये उन्होंने लिस्ट दिखाई पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि फलां आदमी है, इसके वो इतने वोट्स हैं, ऐसा इस है, घर में देखिए, 10 बाई 10 ऐसा का घर है, है, इसमें इतने वोट्स हैं। ऐसा है, वो खाली मीडिया में ही दिखा रहे हैं ना। तो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हमें लिख के दो। वो कह रहे हैं अगर हमने गलत किया तो हमें गिरफ्तार करो। वो तो अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। तो टीआरपी से आज अलग बात करते हैं और जो ये शख्स अनिल विज मेरे समक्ष बैठे हैं, हालांकि इसी चक्रव्यूह में आप बहुत बार हमारे साथ इंटरव्यू कर चुके हैं और ज्वलंत इंटरव्यू रहे हैं। आज उससे हटकर हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि जो आपकी राजनीति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, भाजपा में आप आए, भाजपा में भी हमेशा जो ग्राफ है अनिल विज का ऊपर नीचे होता रहा, हमेशा सुर्खियों में रहे, तो थोड़ी सी कहानी उसकी सुनाइए आज। देखिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उसी वक़्त से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ गया था और मैं लगातार 2-3 साल तक, जब तक मैंने कॉलेज की में शिक्षा प्राप्त की, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अम्बाला का जनरल सेक्रेटरी रहा। उसी से ही मैं इस संगठन से जुड़ गया, इस राष्ट्रवादी संगठन से मेरी अटैचमेंट हो गई और मैं जो आरएसएस से जुड़ी अन्य कार्यक्रम होते थे उनमें भी मैं लगातार जाने लगा और जब जाकर मैंने वहाँ पर उनके विचार सुने तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। तो बस फिर लगातार चलते ही जा रहे। लेकिन बीच में एक ऐसा समय भी आया, क्योंकि जैसे आपने बताया आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, संघ से आपका नाता रहा, 6 साल के लिए आपको निष्कासित कर दिया गया। वो क्या कहानी है? क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है, तो आपकी ज़ुबानी हम जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा है, मुझे निष्कासित नहीं किया गया था, मुझसे मेरा त्यागपत्र मांगा गया था और लगातार 14 साल तक मैं पार्टी से बाहर रहा और पार्टी से पूछता रहा कि मुझे क्यों निकाला गया। तो किसी ने मुझे बताया नहीं कभी कि क्यों निकाला गया। और अब ये भी देखिए, 14 साल में मैं चुनाव जीतता रहा और मैं बंसीलाल जी की सरकार में भी रहा, मैं ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में भी रहा और दोनों मुख्यमंत्री भी मुझे मंत्री बनाते थे, मैं नहीं बना। सभी लोग जो हैं वो मुझे अपनी पार्टी में लेना चाहते थे, मैं नहीं गया। तो बाद में बीजेपी ने दोबारा कहा कि आप आइए और आप बीजेपी की टिकट पर अम्बाला छावनी से चुनाव लड़िए। तो पार्टी के आदेश से ही
मैं बाहर गया था, पार्टी के देश से ही मैं अंदर। तो 14 साल का ये जो वनवास रहा, राम का भी 14 साल का ही रहा था, आपका भी 14 साल का, कारण क्या था? राम को नहीं, तो जो वनवास मिला कारण उसका तो तो अब कारण देखिए, ये था कारण तो कि कैकेयी चाहती थी कि मुझे भरत पता नहीं, राज्य बने। कारण तो पता नहीं, मैंने बहुत बार पूछा अच्छा, तो वो अंदाजे ही लगते हैं कि भाई मैं कुछ बता नहीं सकता उसका। अच्छा, ठीक है, आप मन की बात हमसे नहीं करना चाहते तो नहीं नहीं, दिल मैं की तो बात आपको बता दीजिए। दी, इतनी बड़ी बात बता दी मैंने हाँ आपको, हाँ हाँ। इतनी बड़ी बात बता दी। तो अभी अभी इसी बातचीत में आपने बताया कि जो जब आप निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीतते थे तब जो दूसरे मुख्यमंत्री थे वो भी आपको मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन आप मंत्री नहीं बनना चाहते थे, क्यों? नहीं, मैंने कभी किसी पार्टी में जाने का कभी सोचा नहीं। मैं लगातार अगर बाहर भी रहा तो मैं उसी विचारधारा के ऊपर ही चलता रहा जो मेरे उस वक़्त छोटे दिमाग में, जब मैं विद्यार्थी था, डाली जाती रही। और मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी राजनीति में आने का सोचा नहीं था। मैं तो अन्य संगठनों में काम करता था, मैं तो बैंक में कर्मचारी था। कॉलेज छोड़ के मैं बैंक में, मुझे सर्विस मिल गई, मैं कॉलेज में कर्मचारी था और उसके साथ साथ मैं संगठन के काम करता था। मैं विश्व हिंदू परिषद का अम्बाला का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं भारतीय विकास परिषद का अम्बाला कैंट का फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो जितने भी हमारे जो आरएसएस से जुड़े हुए संगठन थे, मैं उनमें लगातार काम करता रहा और मैं भाजपा के लिए भी काम करता रहा। इमरजेंसी में भी जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, मैंने 1 महीना छुट्टी लेके इलेक्शन में काम किया 77 में। और 77 में, क्योंकि जिस पार्टी के खिलाफ हम लड़ रहे थे, वो पार्टी जैसे देश में उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रहार भी हुआ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अब जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, आप मनोहर लाल के बिल्कुल साथ में कांधे से कांधे मिलाकर हमें हमेशा खड़े दिखाई दिए। जब भी सरकार किसी भी तरीके से संकट में आती थी तो क्योंकि आप बयान इतने बढ़िया देते थे कि मीडिया अनिल विज के बयान की तरफ लग जाता था, उस संकट को भूल जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो भी थोड़ी गड़बड़ाती हुई नज़र आई। मानते हैं इस बात को? नहीं नहीं नहीं, मुझे देखिए, मैं 2009 में भी विधायक रहा और मैं विधायक दल का नेता था ना, वो तब कम हुई। और विपक्ष के खिलाफ लगातार मैं लड़ता रहा, सारे सार्वजनिक मुद्दे मैं उठाता रहा और शायद विधानसभा से सबसे ज़्यादा बाहर निकाले जाने वाला विधायक भी हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले भी आप ही हैं? जीतने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का तो मैं ही हूँ। कितनी बार जीत चुके हैं? मैं 7 बार चुनाव लोगों ने मुझे जिताया है। मैं नहीं जीतता हूँ, लोग जिताते हैं। तो 7 बार अम्बाला छावनी की जनता मुझे चुनाव जिता सकती है। तो मैं मुद्दे तो हमेशा उठाता हूँ और मेरी रफ्तार भी वही है कि जिस रफ्तार से मैं चला था, मैं उसी रफ्तार से चलता जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ? चलता जा रहा हूँ और चलता रहूँगा। आपकी छवि एकदम निखालस ईमानदार नेता की है, ऐसे नेता की है कि जिसको नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे की ज़रूरत नहीं है। आपके जो बयानात हैं वही आपको नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। देखिए, अब हमको भी किसी के खिलाफ तो कोई बात करता ही नहीं है। अब जो मुद्दे हैं देश के, उन पर बोलने से अगर किसी को पीड़ा होती है तो हो। जब ये चर्चाएं चल रही थी, जब हमारी मेजोरिटी आ गई, तो ये था कि भाई अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लगभग सारे लोग उस वक्त दिल्ली में थे और मैं अपने घर में रहा, क्योंकि मुझे अब ये सिखाया गया है, आपने कभी कुछ मांगना नहीं है। और मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी मांगा नहीं, मैंने कभी नहीं चाहा। मैंने तो बाबुलंद ये बात कही कि मेरी सरकार आनी चाहिए, मुझे उसमें अगर चपरासी का काम देंगे तो मैं सहर्ष करूँगा। तो इसलिए कभी किसी बात का मलाल होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब जब मनोहर लाल खट्टर साहब के बारे में सोचा गया कि उनको केंद्र की राजनीति में ले जाया जाएगा, यहाँ पर चेहरा बदला जाएगा, और चेहरा बदला गया, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। आपकी ये बात रही कि वो आपसे काफ़ी जूनियर हैं, आप उनके नीचे काम नहीं करेंगे। इन बातों में कितनी मैंने सच्चाई ऐसा है? कहीं नहीं कहा, किसी को भी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा कि मैं
इसके नीचे काम नहीं करूँगा, तो आज भी तो मैं कर रहा हूँ ना जी। तो ये बात कभी नहीं आई मेरे मन में। तो ये अफवाह है, लोगों ने फैलाई हैं। नहीं, अब लोग अपने अपने तरीक़ों से कैलकुलेट करते हैं, तो मैं अपने दिमाग का कैलकुलेटर तो किसी को दे नहीं सकता। अब उसे बोलना तो नहीं रोक सकते, अपनी बात ना कहें हम। हमारा प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पर प्रजातांत्रिक मूल्यों की पूजा की जाती है। तो अब वो समय तो नहीं है 1975 वाला, जब इस देश में सबका गला दबा दिया गया था इंदिरा गांधी उस वक़्त की प्रधानमंत्री द्वारा, जब सारों को उठा उठा के जेल में डाल दिया गया था। और मुकेश जी, मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार से अखबार छप के आती थी और उसमें से वाइट जगह होती थी, क्योंकि अखबार छपने से पहले जाके कोई ना कोई अधिकारी सर्वे करता था कि ये खबर छपनी चाहिए ना छपनी चाहिए। जब पेज बन जाता था, मैंने प्रेसों में भी जाके देखा उस वक़्त, और उसमें से वो खबर उठा देते थे। पेज तैयार होता था तो अखबार वाले भी वैसे ही छापते थे, उतना खाली स्पेस छपता था। तो आज तो वो समय नहीं है, तब भी हम चुप नहीं रहे। उस काल में भी जितनी मेरी सीमा थी, इमरजेंसी में भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप कितने साल के थे उस वक्त? अगर हम 75 मेरा 53 का 53 डेट ऑफ बर्थ है। सक्रिय तो थे आप? कैलकुलेट कर लो, मैंने तो कभी संघ के कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय थे? मैंने आपको बताया ना कि मैं तो विद्यार्थी परिषद से ही इस संगठन के साथ जुड़ गया था। अब बार बार जो है 1975 की बात हमें क्यों याद करवानी पड़ती है 2025 में, 50 साल के बाद? इसलिए करानी पड़ती क्योंकि है, अधिकतर जो जनसंख्या वोटर हैं वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए करानी पड़ती है कि दोबारा कभी कोई वो जुर्रत ना कर सके। उस बात को प्रजातांत्रिक देश में हमेशा पर्दे पर लिखा हुआ होना चाहिए। अभी इट शुड बी राइटिंग ऑन द वॉल कि भाई ये हुआ था और कभी तक कि कोई दोबारा ना करे। अभी आपका एक बयान पढ़ रहा था मैं अखबार में कि मैं सबसे सीनियर विधायक के तौर पे देखा जाऊं, क्योंकि आपने बताया कि 7 बार आप जीते हैं, भाजपा में कोई दूसरा ऐसा नहीं है। तो मैं पूरे प्रदेश का दौरा करूंगा, लेकिन कोई मीटिंग नहीं करूंगा, कोई आदेश नहीं दूंगा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा। क्यों नहीं करोगे? उसका कारण है कि मीटिंग और जल्द से जुलूस तो पार्टी की योजना से ही होते हैं, परंतु कार्यकर्ताओं से, अपने पुराने मित्रों से जाके मिलने पर तो किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होता जी। तो मैंने तो यही कहा, अब मैं इतने लंबे समय से बीजेपी में रहा हूँ। डॉक्टर मंगल सैन जी जिस वक्त प्रधान होते थे और हमारे प्रदेश के, और अगर माना जाए तो मैं किसी हालत में भी ये जो चुनावी राजनीति है उसमें नहीं आना चाहता था, पर उस वक्त डॉक्टर मंगल सैन जी ने बहुत इसके लिए मजबूर किया, और भी नेताओं ने मजबूर किया। संघ ने भी कहा कि नहीं, आप नौकरी छोड़ो और चुनाव में आओ। मैंने तो कभी सोचा नहीं था। निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं, खुद अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। तो मैंने तो कभी चाहा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँ, लेकिन समय का चक्र है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। और मैं अपनी पार्टी के सभी जो नेता थे वो चाहते थे कि अम्बाला में सुषमा स्वराज जी राज्यसभा की सदस्य बन के चली गई थी। अम्बाला में बाई इलेक्शन था, और बाई इलेक्शन जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही प्रेस्टीज का प्रश्न था, क्योंकि उस वक्त ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत सकती, और शायद हो सकता उससे पहले भी कोई हो कि बाई इलेक्शन में सरकार के खिलाफ जीतने वाला मैं पहला एमएलए हूँ। नहीं तो हमेशा बाई इलेक्शन में जो सरकार के लोग होते हैं वही जीतते हैं। मुझे तो एक वैसी शेर याद आ रहा है कि आपने शुरुआत कर दी। हाँ जी। कि रात तेरी नहीं रात मेरी नहीं, रात तेरी नहीं रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वही पाएगा। कोई कुछ भी कहे और अनिल विज चुप रहे, ये सलीका जाने आपको कब आएगा? देखिए, बात तो मैं बोलता हूँ, और जब तक आखिरी सांस है मैं बोलता रहूँगा। अभी आप बहुत बड़ा दरबार लगाते थे आप के अम्बाला, हम कई बार गए, तो इतनी संख्या हमने बड़े बड़े नेताओं की नहीं के घर पर नहीं देखी जितनी भीड़ भाड़ वहाँ पे होती थी। तो वो दरबार लगाना क्यों बंद कर दिया आपने? देखिए, अब जो हमारी सरकार है वो खुद मुख्यमंत्री जी रोज़ लोगों की समस्या सुनते हैं, और हर जो जिलों के अधिकारी हैं उनको कहा है कि आप लगाओ, तो लगाते हैं। और मैंने तो कभी किसी को बुलाया नहीं अपने घर। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप लोग आते थे जी, लोग आते थे तो मैं उनकी बातें सुनता था और सुन के उनका समाधान भी करता था।
अब लगेगा दरबार भविष्य में? नहीं, अब मैं करते हैं, अब मेरा अपना हल्का है, कोई बाहर से भी आ जाता है तो उसकी भी सुनते हैं। अब आपके पास परिवहन है, परिवहन विभाग को हर एक राज्य में सबसे ज़्यादा करप्शन वाला विभाग माना जाता है। अधिकतर राज्यों में ये जो विभाग है घाटे में चलता है। बस हो या दूसरे साधन हो, ट्रक जा रहे हैं यहाँ से, प्राइवेट बसें जा रहे हैं, जम के करप्शन उनमें होती है। मैं कोई केवल मेरे पास एक ही विभाग नहीं है, बिजली विभाग भी मेरे पास ही है, लेबर विभाग भी मेरे पास ही है, और जिस विभाग में अनिल विज आ जाता है उस विभाग को तेज़ी से दौड़ने लगता है। और लगातार जब से मैंने इनकी दायित्व संभाले हैं इन डिपार्टमेंटों के, उनको समझकर और उनके दिशा निर्देश मैं अपने अधिकारियों को दे रहा हूँ, और तेज़ी से हम उस आगे बढ़ रहे हैं जो अच्छी सुविधाएं लोगों को दिला सकते हैं। क्या विज़न लेके चल रहे हैं आप? ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से अगर हम बात करें, बिजली की दृष्टि से अगर हम बात करें, देखो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे बिजली हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, मैंने जैसा आपको कहा, अब बिजली में आप देखिए कि इस गर्मियों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही। ये अनिल विज का असर है। आज बसें हमारी, अभी इतना बड़ा एग्ज़ाम हुआ और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई। उस दिन तीज का त्यौहार भी था, तीज वाले दिन लोग अपने घरों से निकलते हैं, वैसे भी वीकली छुट्टी भी थी, और इतने कैंडिडेटों को मेरा ट्रांसपोर्ट विभाग लेके आया और वापस छोड़ के आया। तो ये है अनिल विज। परिवहन की बात करें तो दिल्ली में एक पॉलिसी लागू करने की बात चल रही थी, क्योंकि अब दिल्ली में भी आप ही की सरकार है कि जो 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं, 15 साल से पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हालांकि अवधि बढ़ाकर अब 1 नवंबर कर दी गई है। तो क्या इस नीति से आप सहमत हैं? क्योंकि जब भी कोई आरसी लेता है गाड़ी की, 15 साल के लिए दी जाती है, लेकिन सरकार कहती है कि एनजीटी ने कह दिया है 10 साल में गाड़ी कंडम हो गया। तो इस चीज़ को लेकर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? और परिवहन मंत्री हैं आप, ऊपर तक आपकी पहुंच देखिए, है। ऐसा है कि ये जो बढ़ता पोल्यूशन है, इस पर सभी को गंभीर होना पड़ेगा, और एनजीटी भी उसी दिशा में काम करती है। लेकिन अब बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन पर विचार करके ही आगे बढ़ा जाना है। और ये वर्ल्ड ऑर्डर भी है कि भी अपने अपना जो आपका पोल्यूशन है उसको आप कम करिए, और इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। अब देखिए, बिजली बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी पर कितना प्रधानमंत्री जी जोर दे रहे हैं। उनकी सूर्य घर योजना है कि हर जो घर है कम आय वालों के लिए तो 50,000 रुपये केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, 60,000 रुपये हम सब्सिडी देते हैं, और 10-20 हज़ार डाल के हर जो कम आय वाला परिवार है, 1,80,000 वाला परिवार है, उससे कम आय वाला, तो उसके घर पे सूर्य घर योजना लगे, ताकि उसका बिजली का बिल ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और हमारे टारगेट फिक्स किए गए हैं कि कम से कम इतने % आपके प्रदेश में ग्रीन बिजली होनी चाहिए। तो उसके लिए हम आगे प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए कई मैंने सुझाव भी दिए हैं, और मैंने कहा है कि एक एक्सपेरिमेंट हम करने भी जा रहे हैं एज ए पायलट प्रोजेक्ट। मैंने कहा है कि हर घर में, किसी गांव के हर घर में, जहाँ हर ट्यूबवेल पर ये सूर्य बिजली लगाने की बजाय हम क्यों ना हर गांव में उसकी ज़रूरत के मुताबिक एक सोलर पावर हाउस लगा दें, प्लांट लगा रहे हैं। सोलर पावर हाउस, और वहीं से सबको कनेक्शन मिल जाए, उनके मेन कनेक्शन में वहीं से जुड़ जाए। ये तो तो अच्छा, लोगों को इंडिविजुअल कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये तो अच्छा अभी आइडिया है। यहाँ पर मीटिंग हुई थी, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, जो अब एनर्जी मिनिस्टर भी हैं, तो यहाँ पर सारे उत्तरी भारत के जो बिजली मंत्री थे उनके साथ मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में। तो मैंने उसमें भी ये सुझाव दिया था, और मनोहर लाल जी ने भी इसको बहुत सराहा था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ये सुझाव बहुत अच्छा आया है, और हम इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाएंगे ताकि ये हो। अब मानिए, हमारे हरियाणा में 6,500 गाँव हैं, अगर 4,000 गाँव भी इस योजना पर काम करते हैं
तो हमें तो किसी से बिजली लेनी नहीं पड़ेगी और हमारी बिजली सस्ती हो जाएगी। ये जो सोलर एनर्जी है, ये दिन दिन के लिए अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 2 या 3 रुपये प्रति यूनिट पड़ती है। और अगर सारे प्रदेश में यही हो जाए तो हमें फिर महंगी बिजली बाहर से लेने की ज़रूरत क्या है। तो ऐसे कई और सुझाव हैं जो हम कर रहे हैं और उन पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि आप बड़ी तेज़ी से ये जो सूर्य घर योजना है और कुसुम योजना है कि यानी 10 किलोवाट तक किसानों को ट्यूबवेल लगाने के लिए सोलर पंप की, और मैं लगातार इसकी मीटिंग करता हूँ, लगातार मैं इसकी मॉनिटरिंग करता हूँ। और हम चाहते हैं कि भाई हर जो घर है ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाकी भी लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कम आय वाले लगाएं, बाकी भी लगाएं। और सारे सरकारी विभागों पर सोलर पैनल्स लगें, इसके लिए भी हमने कहा है। मैंने अपने डिपार्टमेंट में रोडवेज़ के सारे बस अड्डों पर मैंने कहा भी सोलर पैनल लगाओ। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। दिशा ठीक होनी चाहिए, मंजिल तक पहुँचे ही जाता है। फिर जो हरियाणा रोडवेज़ की बस हैं बहुत पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया की, तो हम बात करें तो हरियाणा रोडवेज़ का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है। लेकिन सड़क पे हम चलते हैं तो अधिकतर जो रैश ड्राइविंग दिखती है वो हरियाणा रोडवेज़ की बसों की दिखती है। दूसरा, जब यहाँ से मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं तो जहाँ पे खाने पीने के लिए आपके ड्राइवर्स कंडक्टर रोकते हैं, वहाँ पे जो वसूला जाता है पैसा सवारी से, क्योंकि सवारी के पास ऑप्शन नहीं है कि दूसरे वो ढाबे में चली जाए, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्या इस दिशा में भी आप कोई काम कर रहे हैं? देखिए, जिस दिन से रेलवेज ट्रांसपोर्ट मंत्री बना है, मेरी एक भी बस किसी ढाबे पर नहीं रुकी है, क्योंकि मैंने बनते सार ये बात कह दी थी। और जहाँ तक खाने की बात है तो हम कोशिश भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बस स्टैंडों के ऊपर भी अच्छा खाना मिले, उसके लिए हमने प्रयास भी किया है। हमने प्रपोज़ल भी भेजी हुई है कि भाई टूरिज़्म को दे दो। जब इतने लंबे लंबे रन की आप बसें चलाएंगे तो लोगों ने खाना भी है, लोगों की आवश्यकता भी है, तो क्यों गलत सामान खाएं। मैंने खुद भी कई बस स्टैंड विजिट करे हैं और वहाँ पर फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को बुलाकर उनके सैंपल भी भरवाए हैं ताकि वहाँ पर अच्छी चीज़ मिले, अच्छा वो हो, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये भी मैं करा रहा हूँ कि बसों की ट्रैकिंग सिस्टम भी मैं लगवा रहा हूँ कि कौन सी बस कहाँ गई, ये हमारे पास मॉनिटर पर आना चाहिए। और जिस प्रकार से एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीन लगी होती है और वहाँ पे आदमी देखता है कि कब, और ये तो अब तो बहुत छोटी सी चीज़ है, छोटी सी डिवाइस लगती है। हाँ जो भी है, ट्रांसपोर्ट छोटी छोटी गाड़ियों में लगा रखा है। मेरा डिपार्टमेंट उसके लिए पूरी तरह तैयारी कर रहा है कि हर बस स्टैंड के ऊपर स्क्रीन भी लगी हो और उसकी ऐप भी हो, ताकि हर आदमी जिसने दिल्ली जाना वो देख ले भी आगे कब कब बस आ रही है। तो ये हम कर रहे हैं। बाकी करने में समय तो लगता है जी, अब एकदम तो चीज़ें उठा के लगाई नहीं जा सकती। अब जो हमारे देश की पूरी दुनिया में जो स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि हालात अब थोड़े से बदल गए हैं। ट्रंप जो हैं वो पहले बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, आज भी मित्र हैं। लेकिन जो टैरिफ है वो 50% लगा दिया है। बार बार वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर था या भारत पाक के बीच जो तनाव था उसको मैंने रुकवाया। हम बार बार मना कर रहे हैं और इसका असर अब कम से कम 8 लाख युवाओं की नौकरी पर और 8 लाख करोड़ का जो पैसा आता है वहाँ से उस पे पड़ने जा रहा है। सारे विश्व में भारत की छवि को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बनाया है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। लगभग 27 देश तो अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड सम्मान उनको दे चुके हैं। ये ठीक है, ये राजनीतिक बातें हैं, ये आया करती हैं, और जो इसको स्तर पर उनको निपटाया जाएगा और निपटाया जा रहा है। हर चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है। ये समय समय पर ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि कूटनीतिक जो राजनीति है उसके माध्यम से इसको भी हल करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पिछले कई सालों से जो जब से मोदी सरकार आई है, हम और ख़ास तौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे थे तो उसको अपना एक मित्र देश के तौर पर मानते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वहाँ पे प्रचार भी जाते हैं, कहते हैं अब की बात ट्रंप सरकार, नमस्ते इंडिया होता है, गुजरात में बुलाते हैं। उस वक्त जो चीन है वो एक मीडिया के माध्यम से या हमारे जहन में एक दुश्मन देश के तरीके से हम उसको देखते आए हैं। अब चीन दोस्त लगने लगा है।
अमेरिका दुश्मन लगने लगा है, तो इससे क्या फ़र्क नहीं, पड़ेगा? ऐसा कहीं भी नहीं हमने कहा कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। और सारे जो राष्ट्र हैं उनके साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, वो हम हमेशा प्रयास करते हैं। अब देखिए, दिल्ली में G20 हुआ था और सारे देशों के उसमें प्रतिनिधि आए थे, तो उसमें ये तो नहीं हमने कहा भी इस देश का आएगा तो इस देश का नहीं आएगा। तो सभी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, ऐसा प्रयास लगातार किया जा रहा है। और विदेश नीति भारतीय जनता पार्टी की जो रही है वो आज तक के सारे समय से बेहतर रही है। और बाहरले देशों में भी आज हिंदुस्तानियों को जिस आदर मान और सम्मान के साथ देखा जाता है वो आज से पहले नहीं देखा जाता था। अमेरिका में जाकर पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष कहते हैं कि मेरे पास परमाणु हथियार हैं और आधी दुनिया को मैं साफ कर दूंगा। हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि हमारा कभी भी युद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में फिर विकास की कल्पना करना या परिकल्पना करना ही मुश्किल हो जाता है। व्यापार बंद हो जाता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है, बेरोज़गारी बढ़ने लगती है, महंगाई दर बढ़ रही है। देखिए, पाकिस्तान की गिद्दड़ भभकियों से ना हम कभी डरे हैं और ना हम कभी डरेंगे। हमारा जो विकास का काम है वो चलता रहेगा और हम उसके ऊपर कंसंट्रेट करते रहेंगे। और उसके साथ साथ किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे देश के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। तो बयानबाजी करते हैं, वो अपनी जो जनता है जो बिल्कुल उखड़ चुकी है, पाकिस्तान की जनता जो वहाँ से टूटना चाहती है, वो उसको उनको शांत करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। पाकिस्तान में आज जितना अनरेस्ट है हर तरफ, वो आज से पहले कभी नहीं था। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है आज जो बिगड़ी हुई है वो आज से पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान के लोगों के पास जो सुख सुविधाएं आज होनी चाहिए उससे बहुत नीचे हैं। तो उस स्थिति को शांत करने के लिए कि ये लोग और चीज़ें ना उठाएं, लोग रोटी पानी की मांग ना उठाएं, लोग सड़कों की बात ना उठाएं, लोग बिजली की बात ना उठाएं, तो उनको वो माहौल बना के रखते हैं। इसलिए इस प्रकार के लेकिन पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अमेरिका जाता है। BLA जो बलूचिस्तान एक संस्था है उसको वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं अमेरिका। वहाँ के सेना अध्यक्ष को अपने साथ में ट्रंप बैठा रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या डिप्लोमेटिकली आपको ठीक लगती हैं? उनकी राजनीति है, अब उसको कोई कमेंट कर रहा ठीक बात नहीं है। लेकिन ये सारी बातों का कूटनीतिक तरीके पर और हमारे जो फॉरेन अफेयर्स को देखने के लिए अधिकारी हैं या मंत्री हैं वो सब इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आखिर में फिर हरियाणा की राजनीति पे आते हैं। हरियाणा की सरकार इस वक्त कैसी चल रही है? अगले जो लगभग 4 साल के करीब समय बचा है, इसको लेकर आप लोगों का क्या विज़न है? देखिए, हरियाणा की सरकार पहले भी टॉप गियर में थी, आज भी टॉप गियर में ही है और टॉप गियर में ही चलती रहेगी। अनिल विज साहब पहले बहुत ज़्यादा छापेमारी करते हुए दिखाई दिया करते थे, आजकल थोड़ा से शांत दिखाई दे रहे हैं। तो ये शांति के पीछे मैं राज क्या तो है? अब भी लगातार देखता हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मैं अपने कार्यालय में जाता हूँ, देखता हूँ मैं, और आज भी देखता हूँ और वो मैं लगातार देखता रहूँगा। हमारे दर्शक जो इस वक्त आपको नेटवर्क 18 पर देख रहे हैं, हमारे इस मंच के माध्यम से आप कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? जो देश को आगे बढ़ाने का सपना है उसमें हर व्यक्ति को जहाँ जहाँ भी वो खड़ा है उसको कदम आगे बढ़ाने चाहिए। सबको इस देश को विकसित देश बनाने के लिए सभी को काम करना चाहिए, चाहे कोई किसी भी स्थिति पर खड़ा हो। नेटवर्क 18 के साथ आप चक्रव्यूह में आए, हमारे खट्टे मीठे सवालात का आपने अपने बेबाक अंदाज में जवाब दिया। हालांकि आज एनर्जी डाउन मुझे दोनों की लग रही है, आपकी भी लग रही है, मेरे को भी लग रही है। तो क्या मतलब सेहत ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ, फिट टू फाइट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अनिल विज को आपने हमेशा की तरह अपने बेबाक अंदाज में देखा। हर वो सवाल जो इनसे पूछा जाता है इसका ये अपने अंदाज में जवाब देते हैं और यही इनकी सादगी है, यही इनकी खासियत है। उम्मीद है कि हमारे सवालात का इन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया या अपने अनुभव के आधार पर हमें गोल गोल घुमा के इसका फैसला हमेशा की तरह आप कीजिएगा। बने रहे नेटवर्क 18 के साथ। नमस्कार।